हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम जो लेसन नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बहुल आवेश निकाय पर विद्युत बल। बहुल आवेश निकाय का मतलब क्या हो? जिसके अंदर बहुत सारे आवेश हो, जिसमें दो या दो से अधिक आवेश हो, उसको क्या बोल देंगे? बहुल निकाय आवेश बोल देंगे। लेकिन बहुल आवेश निकाय पढ़ने से पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा, जिसका नाम है का सिद्धांत, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम पढ़ना पड़ेगा। देखो, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी वस्तु पे अगर बहुत से बल लग रहे हैं, F1 या F2, ऐसे इसी पे सभी की क्रिया रेखा इससे गुजर रही है, F3 ऐसे करके Fn, अगर बल अलग अलग दिशाओं के अंदर लेकिन क्रिया रेखा इसी से गुजर रही है, तो इतने बल अगर इस पे लग रहे हैं तो इसका परिणामी बल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इन सभी बलों का परिणामी बल ज्ञात करने के लिए जो नेट फोर्स हैं वो ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा? इन सभी बलों का क्या कर दिया जाए? सदिश योग कर दिया जाए, तो ये परिणामी बल हमें प्राप्त हो जाएगा। अब बात आती है, इसी को हम ये सदिश योग कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? इस वस्तु पे ये परिणामी जो बल है वो किसी भी तरफ जा सकता है। ये डिपेंड करेगा इन फोर्स के परिणाम पे और इनकी दिशाएं पे, तो दोनों पे निर्भर करेगा। इसीलिए दोनों को ही ध्यान में रखना होगा, परिणाम को भी ध्यान में रखना होगा और दिशाएं भी ध्यान में रखना होगा। इसीलिए एक नया परिणामी बल प्राप्त होगा जो इन सभी सदिश योग के बराबर होगा। सभी जो राशियां हैं, यानी कि बल हैं तो बल और संवेग हैं तो संवेग, अगर एक ही प्रकार की होनी चाहिए, भौतिक राशि एक ही प्रकार की होनी चाहिए, तब जाके अध्यारोपण का सिद्धांत लगता है। बल हैं तो बल ही रहेंगे और संवेग हैं तो संवेग रहेंगे। इसके अलावा और भी जो सदिश राशियां हैं वो चीजें इसके अंदर रहने वाली हैं। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत आपको ध्यान रखना है कि सदिश योग के बराबर क्या होता है? एक जो परिणामी बल है वो इसके बराबर होता है। इसके अलावा अगर दो बल अगर देते हैं, दो बल होते हैं F1 और F2, तो इनका आपको परिणामी बल ज्ञात करना होता, तब क्या हो जाएगा? F बराबर F वेक्टर F1 F2 हो जाता है। अब इनके लिए आपको इनको ये सदिशों का संयोजन का जो सॉल्यूशन करने के लिए आपके पास में कुछ नियम थे, और उन नियमों के अंदर एक है समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज के नियम में अगर F1 और F2 के मध्य क्या हो? F1 और F2 के मध्य थीटा कोण है, तो इसका परिणामी क्या हो जाएगा? परिणामी का परिणाम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? F बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। ये इस तरीके से आपको ये 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाता है। ये परिणामी हो गया, तो ये परिणामी जो है वो ज्ञात करने के लिए अगर इसकी दिशा ज्ञात करनी है अल्फा, तो उसके लिए भी आप 11वीं क्लास में समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ाया था। ये जब दो बल हैं उसके लिए, हालांकि इसको और भी आगे लगा सकते हैं, जैसे ये आ गया, इसकी दिशा ज्ञात कर लोगे, फिर और दूसरा तीसरा बल लोगे, इन दो के परिणामी ज्ञात करके तीसरा, फिर 3 का परिणामी आ जाएगा, फिर चौथा लोगे। इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो, लेकिन आपको इतना कुछ करना नहीं है। केवल इतना ध्यान रखना है कि जब किसी वस्तु पे दो या दो से अधिक बल लग रहे हैं तो उनका परिणामी बल जो है उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अगर दो बल हैं तो उसको सोल्व करने के लिए हमें समांतर चतुर्भुज का नियम काम में लिया जाता है, जो आपने 11वीं क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो अपना जो मेन टॉपिक है, उस पर आते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत आपको ध्यान में रखना है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्योंकि इस टॉपिक में लगेगा ही। अभी इस टॉपिक के अंदर बहुल आवेश है, मतलब बहुत से आवेशों के मध्य किसी एक आवेश पर बाकी जो अन्य आवेश है उनके कारण क्या लगेगा? बल लगेगा। तो बल लग रहा है तो उसमें हमें परिणामी ज्ञात करने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमें वहां क्या लगाना पड़ेगा? अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना पड़ेगा। तो ये आप दिमाग में रखना, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है।
समझ में नहीं आया तो आप फिर से वापस से रिवाइज करके इस चीज़ को समझें। आप देखो बहुल आवेश निकाय पर विद्युत बल। मान लेते हैं हमारे पास में एक बहुल आवेश निकाय है और इस बहुल आवेश निकाय के अंदर हमारे पास में Q0, Q1, Q2, Q3, एंड सो ऑन, Qn, ये आवेश इसके अंदर क्या है, स्थित है। कोई निर्देश तंत्र मान लेते हैं, कोई निकाय है, ये निर्देश तंत्र है और इस निकाय के अंदर Q0, Q1, Q2, Q3 और Qn, ये जो आवेश हैं वो इन स्थितियों पे रखे हुए हैं, इन स्थितियों पे रखे हुए हैं। इनके जो स्थिति सदिश हैं, इन सभी के स्थिति सदिश हैं वो क्रमशः क्या है, R0 वेक्टर, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर एंड सो ऑन Rn वेक्टर। ये हम इनके स्थिति सदिश मान लेते हैं। Q0 का जो स्थिति सदिश है वो क्या मान लिया हमने, R0 वेक्टर, और Q1 का स्थिति सदिश हमने क्या मान लिया, R1 वेक्टर मान लिया, और Q2 का स्थिति सदिश क्या मान लिया, R2 वेक्टर मान लिया, और Q3 का जो स्थिति सदिश है वो क्या मान लेते हैं हम, ये R3 वेक्टर, और Qn का जो स्थिति सदिश है वो क्या हो जाएगा, Rn वेक्टर। तो ये इस तरीके से आपको स्थिति से मानने पड़ेंगे क्योंकि हमें इस पे एक परिणामी बल ज्ञात करना है। इसी के अंदर हम मान लेते हैं Q0 हमने एक्स्ट्रा लिया एक, बाकी Q1, Q2, Q3, Qn है, एक एक्स्ट्रा आवेश लिया Q0। ये वह आवेश है जिस पर हमें अन्य आवेशों के कारण क्या करना है, बल ज्ञात करना है। तो Q0 पर Q1 के कारण बल लगेगा, Q0 पर Q2 के कारण बल लगेगा, Q0 पर Q3 के कारण बल लगेगा। इसको हम मान लेते हैं कि Q0 पर 1 के कारण, और इसके अलावा Q0 पर 2 के कारण, Q0 पर 3 के कारण, ऐसे ही इसी प्रकार 4 के कारण लगेगा, 5 के कारण लगेगा, 6 के कारण, और Qn जो n है ये भी इसके ऊपर बल लगाएगा। इसको क्या मान लेते हैं हम, F0n वेक्टर, ठीक है, F0n वेक्टर। तो ये जो अब इसका परिणामी ज्ञात करना है उससे पहले हमें F01, F02, F03 एंड सो ऑन F0n ये ज्ञात करना है। यहाँ F01 क्या है, Q0 पर Q1 के कारण, Q0 पर Q1 के कारण, और F02 क्या है, F02 क्या है, Q0 पर 2 के कारण, और F03 क्या है, Q0 पर 3 के कारण। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, Q0 पर Qnवे आवेश के कारण इस पे लगने वाला बल। हमें परिणामी ज्ञात करना है और वो परिणामी किससे होगा, अध्यारोपण के सिद्धांत से। पहले इनको अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला लिखेंगे हम Q0 पर Q1 के कारण विद्युत बल, Q0 पर Q1 के कारण विद्युत बल। ये क्या आ जाएगा, हमने जब सदिश निरूपण पढ़ा था, हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, उसके अंदर ये तो पढ़ा Q0 पर 1 के कारण, तो ये 1 क्या आ जाएगा, वेक्टर लगा देंगे। तो यहाँ फर्स्ट क्या आ जाएगा, Q0 पर Q1 के कारण विद्युत बल। तो Q0 पर Q1 के कारण विद्युत बल क्या हो जाएगा, Q0 पर Q1 के कारण ज्ञात करना है तो पहले Q0 आएगा फिर 1 आएगा। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, Q1 या Q0 पहले लिख दो, Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, R01 का केप। ये क्या है, एकांक सदिश है, मतलब ये यहाँ से ये मिल रहा है, इधर इसके सापेक्ष इसका स्थिति सदिश देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, Q01, ये स्थिति सदिश इस तरफ आ रहा है, ये स्थिति सदिश इस तरफ आ रहा है। तो आप इसको इस वाले त्रिभुज के अंदर क्या कर सकते हो, त्रिभुज का नियम लगा के इसको ज्ञात कर सकते हो कि आपका R01 क्या आएगा। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है जब हमने कूलॉम का सदिश निरूपण किया था। उस वाले को वापस देखें, उस वीडियो को वापस देखें और समझ के आए किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया। ये समीकरण नंबर 1।
इसी प्रकार से हम दूसरा जो है क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू नॉट पर Q2 के कारण, Q नॉट पर Q2 के कारण विद्युत बल, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे F नॉट 2 और क्या आ जाएगा K Q नॉट Q2 अपॉन R नॉट 2 का स्क्वायर R नॉट 2 का क्यूब, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। फिर आ जाएगा Q नॉट पर Q3 के कारण विद्युत बल, Q नॉट पर Q3 के कारण विद्युत बल, तो इसमें क्या आ जाएगा F नॉट 3 वेक्टर K Q नॉट Q3 अपॉन R नॉट 3 स्क्वायर R नॉट का क्यूब। ये एकांक सदिश है, एकांक सदिश है किसके सापेक्ष, Q3 के सापेक्ष Q नॉट का एकांक सदिश है, ठीक है। अब ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार Q नॉट पर Qn के कारण विद्युत बल, Qn के कारण विद्युत बल, ये क्या आ जाएगा F नॉट n वेक्टर बराबर K Q नॉट Qn अपॉन R नॉट n स्क्वायर R नॉट n क्यूब, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ये समीकरण नंबर n हो जाएगा। अब हमें इसका परिणामी ज्ञात करना है, समीकरण नंबर 1 और 2 3 इन सभी को क्या करना है, इस पे परिणामी ज्ञात करना है, तो इन सभी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, वो भी सदिश योग करना पड़ेगा हमें। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से Q नॉट पर परिणामी बल, Q नॉट पर परिणामी बल क्या हो जाएगा F नॉट 1, ये F इसको F मान लेते हैं, तो F बराबर क्या हो जाएगा F नॉट 1 वेक्टर प्लस F नॉट 2 वेक्टर प्लस F नॉट 3 वेक्टर प्लस F नॉट एंड सो ऑन प्लस F नॉट n वेक्टर। इस तरीके से उनका क्या कर दिया जाएगा, सदिश निरूपण कर दिया जाएगा। अब समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 एंड सो ऑन समीकरण नंबर 4 से इसके अंदर क्या कर देंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे और इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे इसमें जब वैल्यू रखेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 1 से Q नॉट Q1 अपॉन R नॉट 1 का स्क्वायर, यहाँ ये केप है R1 केप, फिर आ जाएगा प्लस Q नॉट Q2 अपॉन R नॉट 2 का स्क्वायर R नॉट 2 केप, फिर प्लस Q नॉट Q3 अपॉन R नॉट 3 का स्क्वायर और R नॉट 3 का केप, प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन प्लस, फिर आ जाएगा Q नॉट Qn अपॉन R नॉट n का स्क्वायर R नॉट कैप। इस तरीके से आप इसको रख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इसको एकांक सदिश के रूप में इसको चेंज नहीं करके इसको सदिश में करना, तो यहाँ क्यूब आ जाएगा, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट जब स्टेप देखेंगे तब इसको चेंज कर लेंगे। अब मुझे बताओ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही है, K और Q नॉट ये कॉमन आ रहा है, क्या चीज़ें बच जाएगी इधर, इस तरह बच रही है Q1 अपॉन R नॉट 1 का स्क्वायर और R नॉट 1 क्यूब प्लस Q2 अपॉन R नॉट 2 का स्क्वायर और R नॉट 2 का केप प्लस Q3 अपॉन R नॉट 3 का स्क्वायर R नॉट केप एंड सो ऑन प्लस क्या आ जाएगा Qn अपॉन R नॉट n का स्क्वायर R नॉट n केप। इस तरीके से आप इसको आगे अब इसको सोल्व कैसे करना, देखो अगर I बराबर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 आ रहा है, 2 रखेंगे 2 आ रहा है, 3 रखेंगे 3 आ रहा है, मतलब एक अच्छा एक सीक्वेंस बन रहा है जिसको हम क्या कर सकते हैं समेशन के रूप में, मतलब सिग्मा के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो सिग्मा के रूप में जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा F K अपनी जगह पे है, K को आप चाहो तो मान रख सकते हो Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, अगर किसी माध्यम में रखा हुआ है तो एप्सिलॉन, अगर ये निर्वात में रखा हुआ है तो यहाँ F नोट कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे
ये निर्वात में मान लेते हैं कि निर्वात में रखा हुआ है, तो वहाँ क्या हो जाएगा एफ नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट निर्वात के लिए। इसको अगर आगे सिग्मा रखेंगे, आई जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, आई जो है वो n तक जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्यू आई और आर नॉट आई का स्क्वायर और आर नॉट आई का केप। ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये सिमट जाएगा। वापस इसको ओपन करेंगे तो वैसा का वैसा हो जाएगा। एक सोल्व, इसको बिल्कुल छोटे तरीके से हम इसको रखा है, मतलब कि ऐसे ज़्यादा जगह नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल इसी सेंस वही है, केवल रखने का एक तरीका है। फिर बाद में हम देखते हैं इसी को, अगर ये थोड़ा सा इस केप वाले आपको पता हो तो आर आई नॉट के बराबर क्या रख सकते हो, आर आई नॉट वेक्टर अपॉन आर, मतलब सदिश सदिश बटा सदिश का परिमाण। जब ये यहाँ रखा जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एफ नॉट वेक्टर बराबर क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा सिग्मा I1 n तक जाएगा ये, ठीक है। और आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से क्यू आई अपॉन आर नॉट आई का क्यूब हो जाएगा। एक यहाँ से आ जाएगा, 2 स्क्वायर पहले से है तो 3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, आर नॉट आई वेक्टर हो जाएगा। इसको भी मैंने आपको बताया था कि इसको आगे आप कैसे लिख सकते हो, ये चीज़ भी आपको बताई हुई है जब रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा था, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो आई बराबर n तक जाएगा, क्यू आई आर नॉट आई और यहाँ हो जाएगा क्यूब, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। अगर 1 है तो 1 रख देंगे आई की जगह, 2 है तो 2, इस तरीके से वो चलता रहेगा। वापस से इसको ओपन कर लेंगे। तो ये आया है निर्वात के लिए। किसके लिए आया है, निर्वात के लिए आया है। अब आता है, अगर ये माध्यम में होता, किसी माध्यम में रखा हुआ होता और वो माध्यम का जो विद्युतशीलता है उस माध्यम की वो क्या मान के चल रहे हैं, एप्सिलॉन मान के चल रहे हैं, या फिर ऐसे कहें कि उसका पैराविद्युतांक क्या है, एप्सिलॉन आर है। आपको पता है कि ये क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन ये यहाँ क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीज़ आप एप्सिलॉन आर मान लेते हैं कि इतने ये पैराविद्युतांक का कोई पदार्थ है, या फिर एप्सिलॉन विद्युतशीलता कोई पदार्थ है। तो यहाँ माध्यम के लिए एफ एम वेक्टर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आई बराबर 1 n, और यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू आई अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो माध्यम के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू नॉट की जगह आप एप्सिलॉन हो जाएगा, तो आर नॉट आई का क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगा, आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। ये इस तरीके से आ जाएगा। जब इनको डिवाइड कर दिया जाए, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन के आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो एफ नॉट वेक्टर अपॉन, अगर ये देखा जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसको हम अदिश रूप में लिख लेते हैं। अदिश रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ नॉट अपॉन एफ एम, और ये आपको पता है किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। मतलब एफ नॉट जो है, एफ नॉट है वो उसका एप्सिलॉन आर गुणा होगा मीडियम का, या फिर इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। मतलब फोर्स जो है वो क्या होता रहता है, कम होता रहेगा। फोर्स जो है वो क्या रहेगा, कम होता रहेगा। अगर हमें एफ एम ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। आपने देखा होगा कि एप्सिलॉन आर का मान जो है वो 1 से बड़ा होता है। हमेशा ये बात आपको ध्यान रखना है कि पैराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान 1 से कम नहीं होता है, 1 से लेके इन्फिनिटिव तक होता है। और इन्फिनिटिव किसका होता है, जो मेटल्स हैं यानी कि सुचालक जो माध्यम है उनके लिए क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। जब इन्फिनिटिव का भाग देंगे तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, 0, मतलब कोई बल नहीं लगेगा उन दोनों के बीच में। वो सारे के सारे जो आवेश हैं उनके मध्य में कोई भी बल नहीं लगता है। तो आपको ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे पहुंचाएं, और आप भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मुझे एक एनर्जी मिले, पॉजिटिव एनर्जी मिले।
और आप इसको शेयर करें ताकि वो आपके भले के लिए हो कि आपने भी किसी का भला किया है, आपने भी किसी का भला किया। जैसे मैं आपको बिल्कुल एक निःशुल्क बिल्कुल आप लोगों की हेल्प के लिए इस दौर के अंदर मैं प्रेजेंट हूँ, चाहे मुझे गर्मी लगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो में लगातार बनाता रह रहा हूँ ताकि आप लोगों का कोर्स जो है वो घर बैठे हो सकें। तो आप लोगों से सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फिर साथ में आप अन्य जो आपके मित्र हैं उनको भी फ़ायदा दें और इसको आप शेयर करें। थैंक यू सो मच।